हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 12th हिस्ट्री सब्जेक्ट और उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट अपन ने स्टार्ट कर दिया था, जिसका पार्ट फर्स्ट अपन ने पढ़ा था। चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ईंट, मनके और अस्थियाँ, जिसमें पार्ट फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया था। मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ। पार्ट फर्स्ट में अपन ने पढ़ा था हड़प्पाई सभ्यता की सबसे पुरा वस्तु कौन सी थी, वो किस पत्थर से बनी हुई थी और उस पर क्या क्या अंकित थे। दूसरा हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के काल कौन सा समय था, प्रारंभिक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा जो हड़प्पा वासी थे उनकी आहार संबंधी आदतें, और हमने देखा कि वहाँ पर कुछ जानवर, पालतू जानवरों की हड्डियाँ और कुछ जंगली जानवरों की हड्डियाँ प्राप्त हुई थी। फिर उसके बाद में हम चलते हैं कृषि प्रौद्योगिकी की ओर गए। हमने देखा था कि वर्षभ यानी कि बैल का इस्तेमाल करते थे खेतों को जोतने के लिए। हमें जुते हुए खेत भी मिले हैं राजस्थान के कालीबंगा से। इसके अलावा हमें हल्के प्रतिरूप भी मिले हैं बनावली और चोलिस्तान से। फिर इसके बाद हम जब चले तो हम एक नियोजित शहर की ओर गए। हड़प्पा सभ्यता, हालांकि सभ्यता का सबसे पहला जो स्थान खोजा गया था वो हड़प्पा था, लेकिन हमने देखा था कि जो हड़प्पा नामक स्थान है वो पूरी तरीके से अभी नष्ट हो चुका है, क्योंकि जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी लाहौर से मुल्तान के बीच में, तब इस हड़प्पा नगर से बहुत सारी ईंटें चोरी करके ले जाई गई थी। और ये हमें अलेक्जेंडर कनिग्म बताते हैं, जिसे हम भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक के रूप में जानते हैं। तो फिर हमारे पास में जो एक अभी तक जो सुरक्षित शहर बचा हुआ है, जो संरचनाएं बची हुई है, वो मोहनजोदड़ो की है। तो मोहनजोदड़ो के बारे में हमने पढ़ा कि मोहनजोदड़ो नगर की दो प्रमुख पार्टीशन थे, एक दुर्ग, दूसरा निचला शहर। उनकी दुर्ग की दो बड़ी संरचनाएं हम पढ़े, जो विशाल स्नानागार और माल गोदाम के बारे में हमने पढ़ा, गृह स्थापत्य के बारे में हमने पढ़ा। ये सब हमने पार्ट फर्स्ट में कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड, जो इस चैप्टर का दूसरा भाग होगा। इस पार्ट में हम पहले देखते हैं सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। क्या जो हड़प्पा वासी थे, क्या उनमें सामाजिक भिन्नताएं पाई जाती थी? क्या वे आर्थिक तौर पर असमानताएं उनमें थी, या फिर जातिगत, धार्मिक, या फिर अमीर गरीब का फासला उन सभ्यता में था क्या, या फिर सभी व्यक्ति समान थे? तो इसका पता लगाने के लिए जो पुरातात्विक विद थे उन्होंने दो चीज़ों का सहारा लिया। एक तो उस समय के जो बने हुए शवाधान हैं, जहाँ पर मुर्दों को, शवों को दफनाया जाता था, और दूसरा उन्होंने यूज़ लिया जो विलासता की वस्तुएं हैं। विलासता की वस्तुएं दोस्तों वे वस्तु होते हैं जो बहुत महंगी होती है, और दूसरी ऐसो आराम यानी कि अमीर लोग जिसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो पुरातात्विक विदों ने जो सामाजिक भिन्नता है उसकी पहचान करने के लिए दो चीज़ों का सहारा लिया। एक तो समाधानों का, और दूसरा सहारा उन्होंने लिया विलासता की वस्तुओं का। समाधानों की बात करें तो शव जो थे वो गर्तों में दफनाए गए थे। जितने भी शव जो दफनाए गए वो गर्तों में दफनाए गए, गड्ढों में दफनाए गए। साथ ही उन जो गर्त बने हुए थे, जो गड्ढे बने हुए थे, उनकी बनावट एक दूसरे से अलग थी। गड्ढा बना लिया जाता था और फिर उस गड्ढे की जो ऊपरी किनारा होता था, जो सतह होती थी, उसको मिट्टी, ईंटें लगाकर उसे चिनाई कर दी जाती थी। अब देखें तो कुछ गड्ढों का आकार थोड़ा बड़ा था, कुछ गड्ढों का आकार थोड़ा छोटा था। कुल मिला के बात यह है कि हड़प्पा वासी जो है अपने मृतकों को गर्तों के अंदर दफनाया करते थे, और गर्तों का आकार और बनावट अलग अलग हुआ करती थी। दूसरी हम देखें तो कब्रों जब खुदाई की गई तो जो कब्र थे उनसे मृद भांड और बहुत सारे दूसरी चीज़ें हमें मिली, आभूषण वगैरह। मृद भांड क्या होते हैं? मिट्टी के बर्तन। यानी कि जब इन कब्रों की खुदाई की गई तो बहुत सारे मिट्टी के बर्तन इन कब्रों से मिले। दूसरा, आभूषण भी उन कब्रों के साथ मिले। तीसरा हम देखते हैं कि एक कब्र से, खोपड़ी के पास में एक कब्र थी, उसमें जो शव दफनाया गया उसकी खोपड़ी के पास से एक शंख और मनके, और इसके अलावा आभूषण मतलब जानते होंगे गहने, ये चीज़ें प्राप्त हुई। शंख प्राप्त हुआ, मनके प्राप्त हुए, और आभूषण प्राप्त हुआ। और देखते हैं कुछ कब्रों में शव के साथ साथ तांबे के दर्पण भी दफनाए गए। मतलब कुल मिला के बात यह है कि हड़प्पा वासी जो थे उनमें ये विश्वास था कि व्यक्ति मरने के बाद में इन वस्तुओं को यूज कर सकेगा, इन वस्तुओं को काम में ले सकेगा। इसीलिए तो वो शव के साथ में ये सब चीज़ें दफनाते थे। उनकी मान्यता थी कि व्यक्ति के मरने के बाद ये सब चीज़ें उन्हें काम में लेने के लिए वो दफनाया करते थे, जिसमें आभूषण होता था यानी कि गहने। इसके अलावा मृद भांड, मिट्टी के बने हुए बहुत सारे बर्तन,
आभूषण, आभूषण की बात करें दोस्तों तो आभूषण महिलाओं के गर्तों से भी, कब्रों से भी मिले हैं और पुरुषों के कब्रों से भी मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पुरुष थे वो भी आभूषण पहना करते थे। लुगाइयाँ ही आभूषण नहीं पहनती थी, मोठियार भी आभूषण पहनते थे, गहने पहनते थे। दूसरा हम देखें तो शव के साथ तांबे के बर्तन को दफनाया गया, तांबे के दर्पण को, दर्पण मतलब आईना, शीशा। तो तांबे का जो दर्पण था उसे दफनाने का क्या मकसद रहा होगा कि मरने के बाद में वो अपना चेहरा देखता होगा, सजता होगा, संवरता होगा, इसी दृष्टिकोण से उन्होंने दफनाया होगा। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा वासियों की मान्यता थी कि मृतक जो था उसके साथ में उसके मरने के बाद में कि वो इन सब चीज़ों को यूज कर सके। तो ये समाधानों का जब पुरातात्विक विदों ने अध्ययन किया तो हम देखते हैं कि कुछ समाधान जो थे वो अलग तरीके के थे, वीआईपी तरीके के थे, कुछ साधारण थे, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि सामाजिक भिन्नता उनमें पाई जाती थी। मतलब आर्थिक तौर से गरीब और अमीर हुआ करते थे वो लोग। बहुत सारे जो कब्र थे, समाधान जो थे मिस्र के पिरामिडों के समय पर के बने हुए थे। अब आगे हम देखते हैं विलासता की वस्तुओं की खोज। जैसे मैंने कहा था कि पुरातात्विक विदों ने सामाजिक भिन्नताओं की पहचान करने के लिए दो चीज़ों का सहारा लिया था। एक जो थी वो समाधान और दूसरी जो थी विलासता की वस्तुओं की खोज। विलासता की वस्तुएं, जैसे मैंने बताया कि जो विलासता की वस्तुएं उन वस्तुओं को कहा जाता है जो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए ली जाती है, जो बहुत महंगी होती है, जिनकी बनावट बहुत कठिन होती है, जटिल होती है। तो वो जटिल अगर उसकी बनावट होगी तो महंगी भी बहुत ज़्यादा होगी, और महंगी बहुत ज़्यादा होगी तो अमीर लोग ही इसे यूज़ कर पाएंगे। तो जब पुरातात्विक विदों ने उत्खनन किया तब उन्होंने देखा कि कुछ तो सामान्य वस्तुएं मिली है और कुछ महंगी वस्तुएं मिली है। सामान्य वस्तुएं जो लगभग हर जगह पर पाई गई, तो पुरातात्विक विदों ने सोचा कि जो हर जगह मिल रही है वो नॉर्मल यूज़ होगी, नॉर्मल यूज़ वाली चीज़ें होगी जिसे सब लोग यूज़ करते होंगे, और वो सामान्य होगी और सस्ते भी होगी, जैसे कि सुइयाँ, चक्कियाँ, मिट्टी के बने हुए बर्तन, मनके, ये तो हर जगह पाए गए। लेकिन ये जो महंगी वस्तुएं थी ये हड़प्पा के जो विकसित नगर थे वहीं पर पाई गई, जैसे कि मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, चन्हूदड़ो, जो बड़े बड़े शहर थे वहीं पर ये महंगी वस्तुएं देखने को मिली है। और महंगी वस्तुओं में अगर देखें तो एक मिट्टी का बना हुआ पात्र, मिट्टी का बना हुआ पात्र जिसे फैयांस कहा गया। क्या नाम था उसका? फैयांस। मिट्टी का बना हुआ पात्र था जो घिसी हुई रेत को घिस कर उसमें कलर डाल के फिर चिपचिपा पदार्थ उसमें मिलाकर वो उसके मिश्रण से तैयार किया जाता था। क्या? फैयांस, जो बहुत ही महंगा, और उसकी जो बनावट थी वो बहुत ही जटिल थी, और उस पर जो कारीगरी की गई थी, कारीगरी जो ऊपर जो उसको डेकोरेट किया गया था वो भी बहुत गजब का था, इसलिए इसे हम महंगी वस्तु कह सकते हैं। और दोस्तों ये जो चीज़ है, ये जो बर्तन है फैयांस, ये किस यूज में आता था? सुगंधित द्रव्य पदार्थ को रखने के, मतलब कुल मिला के सुगंधित जो द्रव्य पदार्थ होते थे, सेंट वगैरह जो हुआ करते थे, उसको इस फैयांस में ये लोग रखते थे। तो इन दो चीज़ों के अध्ययन किया है जो पुरातात्विक विद थे, उन्होंने सामाजिक भिन्नताओं की पहचान के लिए, एक तो समाधान और दूसरा विलासता की वस्तुओं की उन्होंने खोज की है। ये हो गया अपना सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। अब आप आगे चलते हैं शिल्प उत्पादन। अच्छा दोस्तों, हड़प्पा वासी जो थे क्या वो सिर्फ खेती ही करते थे, या फिर क्या वो जानवरों को शिकार करके या फिर जानवरों को पालतू बनाया करते थे, या फिर वहाँ पर कुछ कारखाने भी हुआ करते थे? मतलब कुछ शिल्प उत्पादन भी हुआ करता था क्या? वे कुछ स्पेशल चीज़ें भी बनाया करते थे क्या? तो शिल्प उत्पादन की बात करें तो वहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी जगह मिली है जहाँ पर शिल्प उत्पादन का कार्य होता था। हड़प्पा के जो प्रमुख शिल्प उत्पादन केंद्रों की बात करें तो उसमें एक आता है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो एक छोटी सी बस्ती है जहाँ पर शिल्प उत्पादन का काम हुआ करता था। चन्हूदड़ो में बाट बनाए जाते थे, मनके बनाए जाते थे। मनके आप समझ रहे होंगे, मनके जो है वो एक तरीके का जो हम बोलते हैं माला जो बनी हुई होती है, जिसे हम मणिया बोलते हैं, मणिया, वही मनके हैं, है ना। बाँट, मनके और मुहर, मुहर जो अभी मैंने पहले आपको बताया एक तरीके की सील हुआ करती थी जो यहाँ पर बनाए जाती थी। कहाँ पर? चन्हूदड़ो में। आगे दूसरे अगर हम शिल्प उत्पादन केंद्रों की बात करें तो एक नागेश्वर और दूसरा बालाकोट आता है। नागेश्वर और बालाकोट दोनों ये जो केंद्र है ये समुद्र के समीप है, यानी कि तट के पास में है। समुद्र के समीप होने की वजह से यहाँ पर शंख बहुतायतता से पाए जाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में शंख पाए जाते हैं। तो ये जो दोनों नगर है यहाँ पर शंख से बहुत सारी चीज़ें बनाई गई, जैसे कि चूड़ियाँ बनाई गई, पच्चीकारी बनाई गई, करछियाँ बनाई गई। किससे? शंख से।
और कहाँ पर, नागेश्वर और बालाकोट। कुल मिला के हड़प्पा संस्कृति के 3 प्रमुख केंद्र चन्हूदड़ो, शिल्प उत्पादन केंद्र चन्हूदड़ो, नागेश्वर और बालाकोट। फिर आगे हम देखें कि सर ये जो शिल्प उत्पादन केंद्र आप बता रहे हो, तो आप किस आधार पे या किस प्रमाण पे ये कह सकते हो कि इस हड़प्पा संस्कृति में यहीं पे शिल्प उत्पादन का कार्य होता था। तो इन केंद्रों की पहचान की गई, शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? देखो, जब खनन कार्य किया गया तो इन केंद्रों से बहुत सारे औजार मिले। अब देखो, मनके बनाए जा रहे हैं तो मनके बनाने के लिए बहुत सारे औजार चाहिए, घिसाई के लिए, उसमें छेद करने के लिए सुई चाहिए, विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ देने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो ये औजार यहाँ पर मिले हैं, इस नगर में मिले हैं। दूसरा, अगर कोई चीज़ बनाई जा रही है, जैसे मनके बनाए जा रहे हैं या फिर बाँट बनाए जा रहे हैं या फिर मोहरे बनाई जा रही है, तो उनके लिए कच्चा माल तो चाहिए। कच्चा माल मतलब कोई पत्थर या कोई धातु कुछ तो चाहिए जिससे ये बनाएंगे। तो जो भी चीज़ें यहाँ पर बाँट, मनके, मोहर, इनका जो कच्चा माल होता था वो भी इन केंद्रों पर मिला है। तीसरा, अपूर्ण वस्तुएं भी मिली है मतलब जैसे मनके बनाए जा रहे हैं या फिर बाँट बनाए जा रहे हैं तो वो पूरा नहीं बना, अपूर्ण, और वो वहाँ पर मिला है। बहुत सारे अपूर्ण वस्तुएं वहाँ पर मिली हैं। और फिर मैं कहूँ तो त्याग दिया जो कूड़ा कचरा होता है उसके ढेर भी वहाँ पर मिले हैं। मतलब जैसे अगर आपको कहें कि आप किसी गली से गुजर रहे हो और वहाँ पर आपको मार्बल की बहुत सारी छोटी छोटी कटिंग मिले, बहुत सारे मार्बल के टुकड़े मिले, मार्बल का कच्चे माल के रूप में बड़े बड़े पत्थर भी मिले और टूटी फूटी मूर्तियाँ भी मिले, तो आप पहचान जाओगे ना कि यहाँ पर मार्बल की मूर्तियाँ बनती है। ठीक वैसे ही कि जहाँ पे शिल्प उत्पादन होता है, इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि वहाँ पर औजार प्राप्त हुए उत्पादन के, कच्चा माल प्राप्त हुआ, अपूर्ण वस्तुएं प्राप्त हुई और त्याग दिया कूड़ा कचरा जो है वो प्राप्त हुआ। अब जैसे मैं बताऊं कि जो बाँट बनाए जाते थे या फिर जो मनके बनाए जाते थे, तो मनके बनाने के लिए एक बड़ा पत्थर लाते, फिर उस पत्थर के टुकड़े करते। जब छोटे छोटे टुकड़े करते तो बहुत सारी टुकड़े जो है वो बेकार भी जाते थे और वो बेकार टुकड़ों के ढेर इन केंद्रों पर मिले हैं। तो इस आधार पर हम इन शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं कि शिल्प उत्पादन के लिए ये किन किन चीज़ों को इस्तेमाल करते थे। तो शिल्प उत्पादन के लिए ये तांबा, सोना, एक पत्थर आता है लार्ज वर्द मणि, एक पत्थर है बहुत ही सुंदर चमकीले रंग का पत्थर है, लार्ज वर्द मणि, जो अफगानिस्तान के सोर्तुगई से लोग मंगवाते थे। हम आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे कच्चा माल कैसे प्राप्त किया करते थे। तो लार्ज वर्द मणि, इसके अलावा कार्निलियन एक पत्थर होता था जो गुजरात के बड़ौच से ये मंगवाया करते थे, गुजरात के बड़ौच से। इसके अलावा सेलखड़ी पत्थर, सेलखड़ी पत्थर ये दक्षिणी राजस्थान और गुजरात, उत्तरी गुजरात और दक्षिणी राजस्थान से मंगवाया करते थे। इसके अलावा क्वार्टर्स, जेस्पर आदि पत्थरों का ये कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। मतलब शिल्प उत्पादन के लिए जो भी ये चीज़ें बना रहे हैं, उन चीज़ों को बनाने के लिए इन्हें तांबे की आवश्यकता पड़ेगी, इन्हें सोने की आवश्यकता पड़ेगी, इन्हें विभिन्न प्रकार के अलग अलग पत्थरों की आवश्यकता पड़ेगी। और उन पत्थरों की बात करें तो क्वार्टर्स, लाजवर्द मणि, सेलखड़ी, जैस्पर, है ना, ये सब इन पत्थरों की आवश्यकता पड़ेगी और ये कच्चे माल के रूप में इनको इस्तेमाल करते थे। फिर एक पॉइंट आ जाता है, हम आगे पढ़ेंगे कि ये कच्चा माल कहाँ से लाया जाता था। तो ऐसा तो नहीं कि जहाँ पे चनूदड़ों में बाँट बनाए जा रहे हैं और बाँट बनाने के लिए जो पत्थर चाहिए वो चनूदड़ों में उपस्थित है, ऐसा तो नहीं हो सकता। जहाँ पे अगर ये उत्पादन शिल्प उत्पादन केंद्र है तो इनको कच्चा माल कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। आगे हम देखेंगे कि कहाँ से लाते थे, है ना। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये मनके बनाने की कला क्या थी। इनकी सबसे फेमस जो चीज़ थी वो मनके थे। मनके मीन्स मणिये, माला वाले मणिये, वो मनके बनाने के लिए क्या करते, ये बड़े बड़े पत्थरों को मंगवाया करते और फिर उन पत्थरों को तोड़कर उनके छोटे छोटे टुकड़े करते। टुकड़े करने के बाद में उनकी घिसाई करते और घिसाई करके उन्हें अलग अलग आकारों में ढालते। किसी को ढोलक का आकार बना दिया, किसी को आयत का आकार बना दिया, किसी को बेलन का आकार बना दिया, किसी को चक्र आकार बना दिया और किसी को गोल आकार का बना दिया। यानी कि अलग अलग प्रकार के आकार के मणिये तैयार कर लेते थे घिसकर। फिर बाद में उन मणियों में, उन मनकों में, पत्थरों में क्या करते थे, छेद करते थे। उन सुई से उनमें छेद किया करते थे और जब छेद करते तो फिर उनमें धागा पिरोकर वो क्या बना लेते, उससे आभूषण, आभूषण मतलब गहने, हार बना लेते, है ना। तो इस तरीके से ये शिल्प उत्पादन मनके बनाने की इनकी कला थी। आगे हम देखते हैं कि ये जो शिल्प उत्पादन होता था इसके लिए जो कच्चा माल था ये लोग कहाँ से मंगवाया करते थे। तो आगे बढ़ते,
शिल्प उत्पादन केंद्रों और शिल्प उत्पादन की जो प्रमुख वस्तुएं थी उनको पढ़ने के बाद में अब अपन देखते हैं कि जो भी इन क्षेत्रों में चन्हू, नागेश्वर या बालाघाट में जो भी चीज़ें उत्पादित हो रही थी, उन चीज़ों को उत्पादित करने के लिए कहीं ना कहीं से कच्चा माल मंगवाया जाता था। मतलब अलग अलग प्रकार के पत्थरों से चीज़ें बनाई जा रही है, तांबे से, सोने से चीज़ें बनाई जा रही है, तो सब चीज़ें तो वहाँ पर उपलब्ध होगी नहीं, कहीं ना कहीं से वो चीज़ें मंगवाई जाती थी। दोस्तों, अब अगर चीज़ें मंगवाई जा रही है तो उन चीज़ों को मंगवाने के लिए कौन से रास्तों का चयन किया जाता होगा? तो या तो वो स्थल मार्गों से यानी कि धरातल वाले मार्गों से मंगवाई जाती थी या फिर वो नदी मार्गों से मंगवाई जाती थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि धरातलीय मार्गों से वस्तुएं लाई जाती थी तो बैलगाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता होगा, क्योंकि अपन ने वर्षभ के बारे में देखा कि इन लोगों को वर्षभ के बारे में जानकारी थी, बैल के बारे में जानकारी थी, तो हम बता सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि बैलगाड़ी के माध्यम से ये वस्तुओं को यहाँ पर लाते होंगे। अब देखते हैं कि जो नावों के माध्यम से या फिर नदी मार्गों से ये कौन कौन सी चीज़ें लेके आते थे, कहाँ से लेके आते थे, और हम किस बेस पे, किन साक्ष्यों के और किन सबूतों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कौन सी जगह से कौन सी चीज़ और किसके माध्यम से लाई जाती थी। देखो, पहले हम देखें कि जो शिल्प उत्पादन की जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें तो वहीं स्थानीय क्षेत्र पर मिल जाती होगी, जैसे कि लकड़ी, मिट्टी, ये सब चीज़ें तो वहाँ मिल जाती होगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है दूसरी जगहों से मंगवाई जाती थी। अब दूसरी जगहों से मंगवाने के लिए या तो ये भारतीय उपमहाद्वीप से या फिर उपमहाद्वीप के बाहर से ये चीज़ें मंगवाई जाती थी। भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो भारत से सटा हुआ क्षेत्र है ये भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप से एक तो देखो लार्ज वर्द मणि, एक पत्थर होता है लार्ज वर्द मणि, बहुत ही सुंदर पत्थर, जो कहाँ से मंगवाया जाता था? ये अफगानिस्तान के सोर्तुगही से, अफगानिस्तान के सोर्तुगही, जहाँ पर नहरों के अवशेष पाए गए थे, हमने देखा था। दूसरी पत्थर की बात करें, कार्निलियन पत्थर, जो कच्चे रूप में तो पीले रंग का होता है, लेकिन ये लोग इसे पकाकर लाल रंग का कर दिया करते थे। मतलब कार्निलियन ओरिजिनल में पीले रंग का होता था, लेकिन आग में जब इसे पकाया जाता तो फिर ये लाल रंग ले लेता था। कौन सा पत्थर? कार्निलियन। और कार्निलियन पत्थर जो है ये गुजरात के भड़ोच से मंगवाया करते थे। कहाँ से मंगवाते थे दोस्त? गुजरात के भड़ोच से। फिर हम देखें सेलखड़ी पत्थर, एक मुलायम पत्थर जिसे ये मनके बनाते थे, बाँट बनाते थे। ये सेलखड़ी पत्थर जो है दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात का जो क्षेत्र है वहाँ से मंगवाया करते थे। सोने की बात करें तो सोना दक्षिणी भारत से मंगवाया करते थे, और तांबे की बात करें तो राजस्थान का जो खेतड़ी क्षेत्र है, झुंझुनू में जो खेतड़ी क्षेत्र है वहाँ से तांबा मंगवाया करते थे। पुरातात्विक विदों ने, याद रखना, पुरातात्विक विदों ने इस खेतड़ी जगह को गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता का नाम दिया है। गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता का नाम खेतड़ी क्षेत्र को दिया है। तो भारत की बात करें कि भारत में कहाँ से, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से आते थे, तो अफगानिस्तान से, गुजरात से, दक्षिणी भारत से, राजस्थान से, इन जगहों से ये चीज़ें मंगवाई जाती थी। अच्छा, कुछ कच्चा माल जो था वो भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर से भी मंगवाया जाता था, सुदूर क्षेत्रों से, बहुत दूर वाले क्षेत्रों से। और बहुत दूर वाले जो क्षेत्र है उनमें एक जगह का नाम आता है ओमान। अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्वी दिशा में एक देश है ओमान, वहाँ से ये लोग तांबा मंगवाया करते थे। अच्छा, हम किस बेस पे कह सकते हैं कि ये जो तांबा है ये ओमान से मंगवाया जाता था? तो इसके साक्ष्य, सबसे पहले तो हमें ये देखना सर, इतनी लंबी दूरी ओमान और हड़प्पा के बीच में, तो इतनी दूरी से ये कच्चा माल कैसे लाया करते थे? इसके भी साक्ष्य हमें मिले हैं, क्योंकि हड़प्पा में बनने वाला एक बर्तन होता था जो हड़प्पा में बनाया जाता था, हड़प्पाई मर्तबान, मिट्टी का बनाया जाता था, काली मिट्टी का उसके ऊपर लेप किया जाता था, हड़प्पाई मर्तबान, ये ओमान से प्राप्त हुआ है। इट मीन्स ये हुआ कि हड़प्पा में बनने वाला बर्तन ओमान में मिला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हड़प्पा वासियों के और ओमान वासियों के बीच में संपर्क तो था। दूसरा, हड़प्पा के तांबे के औजारों में निकल की मात्रा पाई गई। हड़प्पा में जो तांबे के औजार प्राप्त हुए उनमें कुछ औजारों में निकल की मात्रा और कुछ औजार निकल रहित तांबा पाया गया। तो तांबे में निकल की मात्रा और जो ओमान का तांबा है उसमें भी निकल की मात्रा है। तो भाई ऐसा तांबा जिसमें निकल की मात्रा है और वो ओमान में पाया जाता है और उस तांबे से बनी हुई वस्तुएं अपने यहाँ हड़प्पा में मिल रही है, तो इट मीन्स यह तांबा ओमान से आया होगा। क्लियर है? तीसरा साक्ष्य देखो, मेसोपोटामिया के जो लेख है उन लेखों में मगान शब्द यूज किया गया है ओमान के लिए। मगान शब्द ओमान के लिए यूज किया गया है और उन लेखों में कहा गया है कि मगान से तांबा दूसरे देशों में जाया करता था। ये मेसोपोटामिया के लेखों में है
और मगान किसके लिए? ओमान के लिए। और देखें तो मेलुहा एक पुरातात्विक स्थल है मेलुहा, वहाँ के लेखों में लार्ज वर्द मणि, कार्निलियन पत्थर आदि का उल्लेख है। मतलब बहुत दूर एक सभ्यता जिसमें अपने हड़प्पा सभ्यता में पाए जाने वाले पत्थर, वहाँ पर उनका उल्लेख मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सुदूर क्षेत्रों के बीच में संपर्क तो हुआ करता था। इतने बड़ी दूर जो क्षेत्र स्थित है उनके बीच में एक दूसरे से वो जुड़े हुए तो रहते थे। अब वो जुड़े हुए किससे रहते थे? कौन से उनके पास में परिवहन के साधन थे? तो वो जल मार्गों का इस्तेमाल करते थे। अब आप फिर पूछोगे सर आपको कैसे पता कि जल मार्गों का इस्तेमाल करते थे? तो इसके भी साक्ष्य हमारे पास में। कैसे हैं? ये लोग नावें चलाना सीख गए थे, नाव चलाते थे। किस बेस पे हम कह सकते हैं कि नाव चलाते थे? अगर नाव चलाते थे तो फिर जल मार्गों से इनका संपर्क होगा, ये तो आप मानते ही हो। तो नाव हम देखते हैं कि कैसे, हमें कैसे पता चला कि ये नाव चलाते थे? मेसोपोटामिया के जो लेख है उनमें मेलुहा जगह को नाविकों का देश कहा गया है। मेलुहा जो स्थल है उसको नाविकों का देश कहा है, यानी कि नाव चलाने वालों का देश मेलुहा। तो इट मीन्स ये हुआ कि उस लेख में नाविकों का देश जिक्र आ रहा है। अपने को तो ये देखना है नाविकों का देश, तो नाविकों का मतलब नाव चलाने वालों का। तो इसका मतलब ये लोग नाव चलाना सीख चुके थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग संपर्क जो है नदी मार्गों से या समुद्र से नावों के माध्यम से भी किया करते थे। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि ये सोना दक्षिणी भारत से आता था, तो दक्षिणी भारत से कैसे कह सकते हैं हम? क्योंकि बहुत सारी हड़प्पाई चीज़ें वहाँ पाई गई है। वहाँ पे शंख, मनके, ये वहाँ दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हड़प्पा में बनने वाली चीज़ें हैं इनके साथ में ये क्या करते थे? वस्तु विनिमय करते थे। वस्तु के बदले में वस्तु लेते थे और अपनी वस्तु देते थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि हड़प्पावासी विभिन्न प्रकार के शिल्प उत्पादन के लिए भारतीय उपमहाद्वीप से भी माल मंगवाया करते थे और भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा सुदूर क्षेत्रों से भी उनका संपर्क था और उनके साक्ष्य भी हमने देखे। अब आगे कुछ और पॉइंट है वो और देखते हैं। अब दोस्तों अपन चलते हैं इस चैप्टर के पॉइंट नंबर 7 पर। चैप्टर का पॉइंट नंबर 7 है मोहरें, बाट और लिपि। सबसे पहले हम देखते हैं मोहरों को। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से आज हम सील उपयोग करते हैं, जिसको हिंदी में मोहर कहा जाता है, ये किसी भी चीज़ को सत्यापित करने के लिए हम काम में लेते हैं। लेकिन ये लोग किस चीज़ को सत्यापित करते थे, किस चीज़ के लिए मोहर का निर्माण करते थे? दोस्तों जब ये लंबी दूरी के लिए अपनी वस्तुओं को भेजते या लंबी दूरी के लिए ये व्यापार करते, तो उन वस्तुओं को इनके लिए सुरक्षित पहुंचाना ज़रूरी था। जिस व्यक्ति के पास में ये वस्तुएं बेच रहे हैं, जिस व्यक्ति के पास में ये वस्तुएं भेज रहे हैं, उस वस्तु को वहाँ तक सुरक्षित पहुँचाना इनके लिए ज़रूरी था। अब ऐसा तो नहीं कि खुद जो बनाने वाला है वो हर वस्तु वहाँ पहुँचाने के लिए जाएगा। कुछ बीच में कुछ मजदूर हुआ करते होंगे जो इन वस्तुओं को पहुँचाया करते थे। तो जो बेचने वाला था उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसकी जिम्मेदारी थी कि वस्तु बिल्कुल सुरक्षित पूरी मात्रा में वहाँ पर पहुँचे। तो ये लोग क्या करते थे, जिस वस्तु में जिस पात्र में ये वस्तु भेजी जा रही है, जिस बर्तन में इस वस्तु को भेजा जाएगा, उस बर्तन के ऊपर कपड़े, उसके मुंह पर कपड़ा बांध देते थे। कपड़ा बांधने के बाद में गीली मिट्टी का उसके ऊपर लेप करते और गीली मिट्टी का लेप करने के बाद में उस मोहर को लगा दिया करते थे। अगर ये मोहर आगे वाले तक बिल्कुल सही जा रही है तो मतलब कोई वस्तु के साथ में छेड़छाड़ नहीं की गई। अगर वस्तु के साथ में उस कपड़े को हटाया जाएगा, वस्तु उसमें से कुछ पदार्थ निकाला जाएगा, तो मोहर जो है वो टूट जाएगी, क्योंकि वो मिट्टी की बनी हुई है। इसलिए ये मोहरों का इस्तेमाल करते थे। क्लियर है? मोहर पर होता क्या था? जैसे मैंने बताया था कि सबसे प्राचीन वस्तु भी हड़प्पाई मोहर थी, जिस पर जानवरों के चिन्ह और कुछ लिपि अंकित हुआ करती थी। जानवरों में हिरण, वर्षभ की मूर्तियाँ, वर्षभ के चिन्ह या चित्र बने हुए होते थे, या फिर लिपि ऐसी थी जो जिसे आज तक हम पढ़ ही नहीं पाए। अच्छा, ये पॉइंट ही अपना लिपि आ रहा है, इसके बारे में देख लेते हैं। हड़प्पाई जो लिपि थी उस पे चिन्ह, बहुत सारे चिन्ह थे लिपि के ऊपर। लिपि जो थी उसमें विभिन्न प्रकार के चिन्ह ये बनाया करते थे और जानवरों के चिन्ह भी आया करते। जानवरों के चित्र भी उस लिपि में शामिल थे। मतलब अलग अलग प्रकार के चिन्ह है और फिर उसमें जानवरों के चिन्ह, जैसे जानवरों के वर्षभ का चित्र आ गया, हिरण का चित्र आ गया, इस प्रकार की इनकी लिपि हुआ करती थी। दूसरी विशेषता है इनकी लिपि की
ये लोग दाएं से शुरू करते थे और बाईं तरफ ख़त्म करते थे। हम क्या करते हैं, अभी क्या करते हैं, हम बाईं तरफ से लिखना शुरू करते हैं, हम इधर से लिखना शुरू करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो इधर जो है आपका बोर्ड भरा हुआ है और इधर खाली है, और जहाँ पे पंक्ति लंबी जा रही है तो बोर्ड आगे तक भरा हुआ है। तो ठीक हम पता लगा सकते हैं ना कि कोई भी अभिलेख हमें मिल रहा है तो उसमें जो है बाईं तरफ अपनी जो है अपनी नोटबुक में बाईं तरफ पूरा लिखा हुआ मिलेगा, जबकि दाईं तरफ किसी लाइन में खाली जगह भी रह सकती है। या फिर हम कभी कभार लिखते समय क्या करते हैं कि जब हम इधर से लिखना शुरू कर रहे हैं बाईं साइड से, तो हमें जब एक पंक्ति लिखनी है एक लाइन में और अपने पास में लास्ट में आते आते स्पेस कम रहता है, तो हम शब्दों के बीच में स्पेस भी कम कर देते हैं, शब्दों के बीच में जगह भी कम कर देते हैं और छोटे लिखना भी शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसी लाइन में उस पूरी पंक्ति को लिखना है। ऐसे ही करते हैं ना। तो ठीक इन्होंने भी ऐसे किया, इन्होंने इधर से लिखना शुरू किया और इधर जो है वो स्पेस कम कर दिया, छोटे लिखने शुरू कर दिए, जिससे पता चलता है कि इनकी लिपि जो थी वो दाएं तरफ से शुरू होकर बाईं तरफ में ख़त्म होती थी, मतलब ये दाएं साइड से लिखना शुरू करते थे। तीसरी हम बात देखें तो अब तक जो सबसे लंबा अभिलेख मिला है, उस सबसे लंबे अभिलेख में 26 चिन्ह है, मतलब बहुत लंबे अभिलेख ये नहीं लिखा करते थे। तो आगे देखें, इनकी जो लिपि में चिन्हों की संख्या होती थी वो 375 से 400। जैसे आज हम कहें कि हमारे कै ख ग ण कितने प्रकार के चिन्ह हैं, तो इनकी लिपि में 375 से 400 तक क्या हुआ करते थे, चिन्ह हुआ करते थे। और चौथी लास्ट वाला हम देखें तो इस लिपि को आज तक कोई पढ़ भी नहीं पाया है। आगे चलते हैं। बाँट जो है वो विनिमय के लिए बनाए जाते थे। विनिमय मीन्स व्यापार के लिए। जब वस्तुओं को व्यापार कर रहे हैं तो उसका तोल करने के लिए बाँटों का निर्माण किया जाता था। जैसे अभी हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कांटे हैं, लेकिन इनसे पहले वाले जो हम कांटे इस्तेमाल करते थे उसमें बाँट ही इस्तेमाल करते थे, है ना। तो विनिमय के लिए बाँटों का निर्माण किया जाता था। चार्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये बाँट जो है चार्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। इनके निचले मानदंड जो होते थे वो द्विआधारी होते थे। निचले मानदंड तो द्विआधारी मतलब जैसे 2, 4, 6 या फिर 2, 4, 8, 16, 32 इस प्रकार के द्विआधारी होते थे। और ऊपरी जो मापदंड थे वो दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। ऊपरी मापदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 7। अब जो बचा हुआ चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको पसंद आया है, आपको समझ आ रहा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और आखिरी एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए कि जो ये हड़प्पाई सभ्यता है, इसमें विकसित हड़प्पा किस काल को बताया गया है? आप कमेंट करके ज़रूर आंसर दें। विकसित हड़प्पा किस काल के लिए बताया गया है? तो दोस्तों पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।